नेक्स्ट हमारा वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है वेंगेल्टन इक्वेशन। एन इक्वेशन विच कंटेन्स द डेरिवेटिव्स ऑफ एन इज कॉल्ड वेंगेल्टन इक्वेशन। अब डेरिवेटिव्स ऑफ एन को हम यूजली लेते हैं या तो एस के साथ डेरिवेटिव लेते हैं या तो आर के साथ डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। और एस के साथ जो लेते हैं उसको डैश से डिनोट करते थे, और जो टी के साथ लेते थे उसको डॉट से डिनोट करते थे। अब वैसे तो आर मैंने पीछे भी बताया, आर इटसेल्फ फंक्शन है यू का और वी का। तो अगर आप एन का विद रिस्पेक्ट टू यू डेरिवेटिव लेते हैं तो उसको नाम देंगे आप n1। जब आप एन का विद रिस्पेक्ट टू वी डेरिवेटिव लेते हैं तो उसको आप नाम देंगे n2 का, ठीक है। ये आ गया। अब आर किसका डेरिवेटिव पैरामीटर्स किसका है, यू का और वी का, ये बात हो गई। अब ये जो आपके पास R1 और R2 आएंगे, जैसे कि जिस तरह से आपके पास ये नॉर्मल 1 और नॉर्मल 2 हैं, सिमिलरली सिंस यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स R1 एंड R2। ये जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स हैं, पीछे भी हमने बात की थी कि n डॉट R1 इक्वल्स होता है, ये क्यों 0 होता है, क्योंकि जो यूनिट नॉर्मल होता है ये पोजीशन वेक्टर R1 के परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर में एंगल 90 बनता है, तो कोस 90 जो है वो साइन 90 जो है वो 0 होता है। और अगर आपके पास पैरेलल हो तो फिर भी उस केस में भी आपके पास इसका टर्म जो है वो n डॉट आर जो है वो इक्वल 0 होता है। तो वेंगेल्टन उसकी तरफ है कि R1 0 होता है और R2 भी इसको नाम दे दिया 1 का, इसको नाम इक्वेशन 2 का। अब 1 को विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करने लगी हूँ मैं, तो जब यू करूँ तो डॉट प्रोडक्ट लग जाएगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड नेगेटिव। तो यू के लिहाज से तो पहले ही है R1 का पार्शियल आर ओवर पार यू, फिर यू के लिहाज लूँगी ये यू का स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए R11 लिखा हुआ है। और जब फिर आ जाएगा फर्स्ट टर्म एज इट इज़ और सेकेंड टर्म एज इट इज़ और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। और मैंने ऊपर ये भी बताया जब n का u के लिहाज से डेरिवेटिव होगा उसका नाम आएगा n1 इक्वल्स टू 0 आ गया। पीछे हमने l m और ली है म्यूनस में, उसने कहा था n डॉट R11 होता है, m होता है n डॉट R12 और n होती है n डॉट R22। तो n डॉट R11 की यहाँ पे मैंने l लिख दिया प्लस n डॉट R1। अब जब पास डॉट होता है ना वो सिमेट्रिकल होते हैं, यानी n डॉट R1 लिखें आप या R1 डॉट n1 लिखें तो वो सेम ही है। अब n डॉट R1 आगे ये प्लस का l दूसरी साइड पे माइनस का l हो गया, इसका नाम दे दिया इक्वेशन 3 का। अब 1 को विद रिस्पेक्ट टू u हमने कर लिया, अब 1 को विद रिस्पेक्ट टू v करते हैं, ठीक है। 1 को विद रिस्पेक्ट टू v करूँगी तो हम एज इट इज सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, तो u का v के लिहाज से डेरिवेटिव करोगे, दो टर्म्स इकट्ठी हो गई हैं तो R12 आता है, 12 प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, तो n का विद रिस्पेक्ट टू v डेरिवेटिव क्या होता है n2 इक्वल्स टू 0। n डॉट R12 की वैल्यू किसकी है, m की, इसकी यहाँ पे लिख दिया m प्लस n2 डॉट R1 इक्वल्स टू 0, तो n2 डॉट R1 की वैल्यू आ गई -m, इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन 4 का। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास इक्वेशन n डॉट 2, इसको u है और पेपर है R1 तो इस लेंगे तो n के u आते हैं n तो को हम लेंगे डॉट 2 ऐड कर दी वाले को से का u फैक्टर तो 2 आ जाएगा प्लस 2 डॉट 2 या R2 दो मतलब कि हमने लिखा पीछे R12। तो आपका क्वेश्चन ये रेज हो सकता है R m तो देखें 1 2 1 करें तो m के ही इक्वल है, इसको नाम दे दिया m का प्लस n डॉट R2 n1 R2 इक्वल्स टू 0 n डॉट R2 इक्वल्स m। अब एक v के साथ हमने वैल्यू n डॉट इक्वल्स टू अभी तो हम जनरल हम वो डिफरेंस करते हुए टोटल हो गई 6। अब n डॉट n का पता है टू 1 ही आना है, ठीक है, क्योंकि सेम जो है डॉट प्रोडक्ट वाली क्या होता है डॉट प्रोडक्ट 1 7 वाली रिस्पेक्ट टू u लेंगे डॉट लगेगा 1 आगे 1 जो n की क्या और n अदर थर्म तो कैन डिपेंड है 1 3 और R2 के ऊपर भी। अब 1 अगर 1 और 2 के ऊपर पर्टिकुलर मीन कि इसके प्लेन में के सॉरी आई एम सो सॉरी n डॉट n तरफ है n1 n को थीटा वाज टू और 0 वाज टू 1 होता है cos 90 इक्वल क्या होता है 0, ठीक चलेगा। अच्छा पेंडेंट पर पेंड आ गया, ठीक
तो इनकी जो एन आर प्लेन में एन वन और आर टू के प्लेन में रहा है, तो मेन एन है वो पैरेलल होगा आर और आर के लीनियर कॉम्बिनेशन के मुताबिक, ठीक है। ये और यहाँ पे आपके पास कौन सा सारी चीजें एक सर के एन के डेट कर जो हम लेंगे इक्वेशन। ओके, इनके एन वन ए आर प्लस टू के साइड कौन से डॉट वन इक्वल्स टू ए आर डॉट आर वन बी आर वन डॉट आर हो गया 0, आर वन डॉट हमने की इक्वल्स ए प्लस एफ, ठीक। आर वन के जब वन के साथ लेंगे आएगा, तो आप फिर वो है वो वन रिस्पेक्ट लिखें और आप इसको ऐसे लिखते हो कि आर वन कोस 90 कोस ये वन हो गया और वन वैल्यू है ई है प्लस तो ई को जो बनाई पहले हमने R1 से मल्टीप्लाई डॉट लिया, अपने R2 से लेते हैं, मैं भी वैल्यू करता आपके पास क्वेश्चन दो देना, एक ये माइनस और एम वाली, इन दोनों को प्लस करके प्लस माइनस करके आपके पास ई माइनस एल एफ इक्वल्स टू बी इन एफ स्क्वायर माइनस डी ई देंगे जी, ठीक है। ये माइनस पूरी टर्म को माइनस के साथ ब्रैकेट करवाने लगे, क्यों फॉर्मूला होता है द रूट ऑफ जी एफ स्क्वायर, या स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ई जी एफ स्क्वायर, जब आप फैक्टराइजेशन -4 होता है, लाइक यहाँ पे आपके पास जो ए डिफरेंस है एल एम इफ जी, वैसे ही ए फैक्टर है टर्मिनल है आपके पास, तो एज का वैल्यू है आपके पास ई माइनस के, या मैंने मैं पूरा को मल्टीप्लाई करवा दूँ, मेरे पास ई माइनस एफ बन जाएगा, एच स्क्वायर की निकलेगी, क्यों निकलेगी एल एफ माइनस ए ओवर एच, तो हमने एक 9 ली थी इक्वेशन 10 से निकालने माइनस एल इक्वल्स टू ए ई प्लस बी, अब इसमें बार कैंसिल आउट की हमने और एक वैल्यू निकली। अभी ये भी किए थे ले थे, हमने कहा था एन है ए आर वन बी आर के, अब यहाँ पे और यहाँ पे बी की वैल्यू पुट करें एन वन डॉट एच की, जो नीचे में एच स्क्वायर दूसरी साइड पे जो इसकी वैल्यू आएगी हमारे एन वन। अब ये हमने लिखा था एन डॉट आर वन इक्वल्स टू होता है 0, एन डॉट आर टू इक्वल होता है नाम दे दिए 1 का, इसका नाम दे दिया इक्वेशन 2 का, इसको यू के डिफरेंस किया वी हाथ से डिफरेंस किया, इसको भी u के लिहाज से भी डिफरेंशिएट किया, v के लिहाज से भी डिफरेंशिएट किया, ठीक है, u v। अब फिर हमने लिया था n डॉट n इक्वल्स टू 1 होता है, इसको भी u के लिहाज से भी डिफरेंशिएट किया, v के लिहाज से भी डिफरेंशिएट किया, सही है। अब हमने u के लिहाज से डिफरेंशिएट किया तो ये हमारे पास वैल्यू निकल आई है। अब v के लिहाज से करेंगे तो इसका मतलब n डॉट n2 आया, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इट्स मीन n2 अगेन परपेंडिकुलर है R1 और R2 का, और n2 फिर लाई कर रहा है, अब पहले n1 लाई कर रहा था, अब n2 लाई कर R1 और R2 के प्लेन में, अब क्या n2 के R1 और R2 के लीनियर कॉम्बिनेशन ए भी हम पहले यूज करके यहाँ पे लेते हैं सी डी, ठीक है। अब यह हमने सी और डी की वैल्यू फाइंड, तो और बी कैसे फाइंड किया, इस इक्वेशन के साथ पहले R1 के डॉट प्रोडक्ट लेके, फिर इस इक्वेशन के साथ R2 के डॉट प्रोडक्ट के, दो इसके बाद माइनस करने के बाद हमारे पास निकला। सिमिलरली इस का R1 का डॉट प्रोडक्ट दिया, एक इक्वेशन निकल आई, मैंने इस इक्वेशन का R2 डॉट प्रोडक्ट एक और इक्वेशन निकला, इक्वेशन 15 का, इक्वेशन 14 और 15 जैसे पीछे हमने सेम को माइनस किया था, सेम यहाँ पे 14 15 को माइनस करेंगे चेंज हो जाएंगे, बस वैल्यू यहाँ से की वैल्यू, अब डी वैल्यू की जो हम लिखा हुआ है n, इसको आप इस तरीके पुट कर दूसरा से भी, अब इसको हम में से करने के बाद आप ठीक निकल आएगी बी डी वैल्यू थी n इक्वल्स टू है ए आर प्लस आर, अब हमने लिखा हुआ था n2 इक्वल्स टू है सी आर वन प्लस डी आर, अब तो हमारे पास ये क्लियर है, तो पास एक और इक्वेशन निकल आई। तो देखिए मैंने आपसे यही कहा था कि आपके पास जो इक्वेशन होगी वो डेरिवेटिव को एग्जिस्ट करती होगी, तो ये डेरिवेटिव पढ़ा तो है, ठीक है। और लाइक वाइज हमने यहाँ पे n1 डॉट एच स्क्वायर निकाला, उसमें भी हमने यही किया, तो हमने n की जो है वो डेरिवेटिव्स की को कंटेन करते हुए एक इक्वेशन, दो इक्वेशन डाल ली, का वेंगल इक्वेशन, पीछे जो वेंगल इक्वेशन उसकी एक अल्टरनेट स्टेटमेंट ये भी होती है, ये आपको डेफिनेशन कर सकते हैं या एज अ प्रूफ स्टेटमेंट, तो कुछ समझना चाहिए कि ये वेंगल इक्वेशन की बात है। तो उसने एग्जांपल में कहा हुआ है if n is the unit normal vector to the surface r equals to r which contains u and v as the parameters, जो हमने पहले भी बात की है, then prove that n1 and n2 can be expressed as the linear combination of r1 and r2 where n1 is the derivative of n with respect to u and n2 is the derivative of n with respect to v। देखें कितनी कॉम्प्रीहेंसिव उसने स्टेट दी, r1 और n2 को r और r के लिए कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख, दिस इज को इतना लॉन्ग थ्योरम करवाया जिसमें r1 और n2 इक्वल्स टू था CR/R2 और हमने CD की वैल्यू डाली हुई है, ये सारे की भी हो सकती है।
हमारे पास छोटा सा नॉर्मल सेक्शन ऑफ फेस. The normal of a surface at point is the section of the surface and contains normal to the surface. It's obvious that the principal normal to the normal section is in the direction normal surface, and we adopt the when here that the principal to the normal section is same as the normal surface. नॉर्मल नॉर्मली हो सब बात है कि सरफेस नॉर्मल सेक्शन है. प्लेन का नॉर्मल सेक्शन प्रिंसिपल नॉर्मल है. सिमिलरली है कि जब भी आप सरफेस नॉर्मल किसी पॉइंट के ऊपर हो, ये बेसिकली सेक्शन होता है जो सरफेस के नॉर्मल को कंटेन कर रहा होता है. पॉइंट 1 और पॉइंट 2 यहाँ पे हम मेंशन ये यूज़ करें हैं कि जो प्रिंसिपल नॉर्मल होता है नॉर्मल सेक्शन का, वो सेम वैसा ही होता है जब किसी सर्च का नॉर्मल लेते हैं. प्रिंसिपल में किसी नॉर्मल के और सिंपल नॉर्मल डिफरेंस नहीं है. नेक्स्ट द टॉपिक इज सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन. A surface of revolution may be generated by the rotation of a plane curve about an axis in its plane. If this is taken as the axis of the z and is donates perpendicular distance from it, the coordinates of the point is. देखें फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक डंडा है, ठीक है, और आपने इसके साथ एक रस्सी बांधी हुई है जिसके आगे आपने कोई स्टोन बांधा होगा. अब आप इसको घुमाते जाएंगे तो ये एक ऐसे गोल शक्ल में गोल रोटेशन में घूमना शुरू कर देगा. आप इसी डंडे को समझ लें कि ये जी एक्सिस है, ठीक है. इस एक्सिस को आपने फिक्स करते हुए आपने सरफेस को कर्व को रोटेट करवाना शुरू कर दिया. ये जो आपके पास सरफेस रेवोल्यूशन से निकलेगी उसे हम कहेंगे कि ये सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन है. और देखें जब हमने जी को फिक्स कर दिया तो आपके पास जो इसके कोऑर्डिनेट्स है सरफेस के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे. दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू यू कॉस फाई, वाई इक्वल्स टू यू साइन फाई, और जी इटसेल्फ फंक्शन होगा एफ ऑफ यू का. अब इसी तरह से पीछे हमने फर्स्ट कर्वेचर और सेकंड कर्वेचर पढ़ा था, उसके रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है मिनिमल सरफेस का, उस और वो हम देख लेते हैं. मिनिमल सरफेस में वही कहता है अ सरफेस इज कॉल्ड मिनिमल सरफेस इफ इट्स द फर्स्ट कर्वेचर वैनिशेस एट ऑल पॉइंट्स. हमने देखा था किसी सरफेस के दो कर्वेचर होते हैं, एक लाइन ऑफ कर्वेचर, तो वो हमने लाइन ऑफ कर्वेचर एंड इक्वेशन ऑफ कर्वेचर वो हमने सेपरेट की, उसकी सेपरेट बात है. फर्स्ट कर्वेचर हमने कहा था कि एक उसका फर्स्ट कर्वेचर होता है जिसको हमने लिखा था टॉ इक्वल्स टू के ए प्लस बी के बी, और के इक्वल्स टू था के ए डॉट के बी, ठीक है. वो कहता है अगर फर्स्ट कर्वेचर उसका ज़ीरो हो जाए किसी भी पॉइंट का, किसी भी सरफेस का, वो मिनिमल हो जाती है. तो आ सरफेस इज कॉल्ड मिनिमल सरफेस इफ द फर्स्ट कर्वेचर वैनिशेस, यानी वो ख़त्म हो जाए एट ऑल पॉइंट्स, उसके हर पॉइंट कोई भी पॉइंट बाकी ना रहे. इस एग्जाम्पल इज सो दैट इफ द सरफेस ऑफ द रेवोल्यूशन इज अ मिनिमल सरफेस. अब दो कॉन्सेप्ट्स को उसने इकट्ठा कर दिया, सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन को भी और मिनिमल सरफेस को भी. उसने कहा कि अगर सरफेस मिनिमल सरफेस है आप ये चीज़ करें, आपको घबरा जाना. इसलिए सिंपल आपने ये देखना है कि हमें आपको बताया होगा, आप देखने से पहले टर्मिनोलॉजीज यूज हुई हैं, उनके फॉर्मूलाज, जब आप उसको प्रोसीड करते जाएंगे तो एट लास्ट आप रिक्वायर्ड आंसर पर ही जाएंगे. तो यहाँ पर उसने मुझे सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन मिनिमल सरफेस की तो मेरे पास कोई इक्वेशन नहीं थी, तो सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन की मेरे पास एक इक्वेशन एग्जिस्ट करती है. सो हाउ इफ़ आई यूज दैट इक्वेशन, तो उसने कहा उसमें लिखा हुआ था कि एक्स का फैक्टर ये होता है, वाई का ये होता है, सी का ये होता है. तो मैंने उसको उन तीनों को कंटेन करते हुए एक आर बना लिया है जिसमें ऑलरेडी वी नो कि आर एक्स वाई जी का ही फैक्टर होता है, एक्स वाई जी पैरामीटर्स का ही एक यूनिट होता है, वेक्टर होता है. तो मैंने लिख दिया यू कोस फाई, यू साइन फाई एंड एफ ऑफ यू. अब इसका R1 लूँगी, यानी R1 हमेशा तब आएगा जब u के विद रिस्पेक्ट टू आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे होंगे. मैंने किया. R2 लूँगी यानी कि फाई के रिस्पेक्ट लिया. R11 मुझे चाहिए होगा, मुझे टर्मिनोलॉजीज क्या चाहिए हो सकती हैं, एबिलिटी ये है पसंद होना चाहिए, R होना चाहिए, R22 होना चाहिए और R12 होना चाहिए, ठीक है. ये मैंने सारी निकाल ली. 11 का मतलब है u वाले को u के से दोबारा, 22 का मतलब है 5 वाले को 5 से दोबारा डिफ्रेंशिएट, और 12 वाले का मतलब है u वाले को 5 के साथ दोबारा डिफ्रेंशिएट. वैल्यूज़ निकालेंगे कि हमारे पास एक सेट निकल आया. अब पीछे हमने जितने भी फैक्टर्स पढ़े हैं वो हमने पढ़े हुए हैं L M N E F G और H. L की वैल्यू होती है N डॉट R11, M की वैल्यू होती है N डॉट R12 और N की वैल्यू होती है N डॉट R22. E की वैल्यू आपके पास होता है, ये सिंगल रिलेट करता है R1 डॉट R1, F की वैल्यू होती है R1 डॉट R2 और G की वैल्यू होती है R2 डॉट R2. और H की आपके पास वैल्यू क्या होती है R1 क्रॉस R2 मैग्नीट्यूड. तब ये सारे चाहिए. तो सबसे मैं H निकाल R को सारे लेने लगी हूँ.
R1 क्रॉस R2 पता है, क्रॉस प्रोडक्ट से लेते हैं, मैंने इसको किया मैग्नेटिकली तो H की वैल्यू निकल, ठीक है, H की निकलाई। अब इसी तरह E की निकालूंगी, F की वैल्यू, G की वैल्यू, L की वैल्यू, ठीक है, M की वैल्यू और N की वैल्यू, सारी वैल्यूज निकालनी। ओके, अब यहाँ तक तो हमने अभी सिर्फ अपनी सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन की बात की है। अब मिनिमल सरफेस को भी नहीं छेड़ा हमने। मिनिमल सरफेस की डेफिनेशन क्या थी, जब उसके फर्स्ट कर्वेचर सारा वैनिश हो जाए। फर्स्ट कर्वेचर तो ये होता है टॉ इक्वल्स टू के ए प्लस के बी। अगर इसका वैनिश है इसका मतलब है टॉ इसका ज़ीरो है, तो इस मीन कि यहाँ इसका मतलब है हमारी स्टेटमेंट से उसने हमें एक एमसीक्यूज भी दे दिया, सरफेस मिनिमम भी हो सकती है जब उसका टॉर्शन जो है इक्वल्स टू ज़ीरो हो। सही है, उसकी डेफिनेशन को ही मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। अगर टो इक्वल्स टू ज़ीरो है, ठीक है, तो टो की वैल्यू तो होती है के प्लस के बी, और उसकी हमने लिखा था ई एन माइनस टू एफ एम प्लस जी एल ओवर एच के। पीछे मैंने आपको इसके रिमार्क्स करवाए हुए हैं। तो ये ज़ीरो है तो इसके ऊपर वाली टर्मिनोलॉजी भी ज़ीरो, नीचे तो ज़ीरो नहीं हो सकता, वैसे भी एच ज़ीरो आई भी नहीं है। ये आ गया। अब ऑफ हमने क्या किया, रेवोल्यूशन सरफेस से सारे वैल्यूज़ निकालनी है और उन वैल्यूज़ को मिनिमल सरफेस के फॉर्मूला में पुट कर देंगे, हमारी दोनों चीज़ें प्रूव हो जाएंगी। मिनिमल सरफेस का फॉर्मूला मेरे पास अपनी कॉन्सेप्ट को समझते हुए मेरे पास ये निकला ई एन माइनस टू एफ एम प्लस जी एल इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि टा ज़ीरो है तो ऊपर वाली टर्मिनोलॉजी भी होगी। अब एन एम जी एल की वैल्यू हमने इसमें पुट करनी है, पुट करने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर निकल आएगा। सो हेयर इज़ द रिव्यू ऑफ द रिक्वायर्ड आंसर। मैंने सिंपली पुट की हैं चीज़ें, जो कॉमन आ सकता था, जो कैंसिलेशन चीज़ें होती थी उनको कैंसिल किया और मेरे पास आंसर निकला है। सो यहाँ पे हमारा आज ख़त्म हो है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आइलर्स थ्योरम के उसकी बात करेंगे हम, और उस वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।